इसकी क्लास लेकर आऊँ जिसमें कि आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन बताऊँ। किस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, सही विकल्प, खाली स्थान, जोड़ी आपको पढ़ना है, सत्य असत्य बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना क्लास 10th रहेगा, याद रखना सोशल साइंस का सब्जेक्ट रहेगा जिसमें मैं आईएमपी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो 4 नंबर के जो चैप्टर आ रहे हैं उनके पहले मैं बता रहा हूँ ताकि जो आपका एग्जाम निकल जाए आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना जो है लेकर आऊँ सबसे पहला चैप्टर जो रहेगा राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल याद रखना जिसको अपन बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है। याद रखना चैप्टर का नाम पॉलिटिकल पार्टी से, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका राजनीतिक दल के 5 कार्य लिखिए। ठीक है, राइट द 5 फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के 5 फंक्शन लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण या विशेषताएं होती है। देखो, गुण और विशेषताओं का मतलब एक ही होता है, या तो गुण पूछ लेगा या फिर आपके लिए विशेषता, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये लिखा इंग्लिश में आप पढ़ लेना भैया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। राजनीतिक दल जो हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं वो आपको बताना है। उसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। तो याद रखना इस चैप्टर से आपको ये ओनली आपको ये 4 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये 4 के 4 क्वेश्चन याद रखना आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आना है, याद रखना इसी चैप्टर के, तो 4 मार्क्स इसमें आपके कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद याद रखना आपका अगला टॉपिक जो आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा याद रखना ये क्या है कि तुम्हें क्वेश्चन क्या लिखा आपका सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखिए। याद रखना सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये आपका फेडरलिज्म संघवाद वाले से याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा याद रखना ये असहयोग आंदोलन के कारण लिखिए। ठीक है, इसमें भी 4 नंबर का आता है। उसके बाद साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए कि साइमन कमीशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है तो आपको याद रखना इसमें आपको रोलेट एक्ट के बारे में भी लिखना ही लिखना, याद रखना। ठीक है, भले ही वो आएगा लेकिन रोलेट एक्ट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा इसमें, याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आया, याद रखना क्या है। पहला, दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। याद रखना दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, तथा महात्मा गांधी जी की नमक यात्रा का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये याद रखना ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगला आ रहा है तुम्हारा अगला चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। याद ठीक है, क्या है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां लिखी हैं। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखना आपको। उसके बाद आता है 2 नंबर का क्वेश्चन है कि खनिज किस प्रकार सेल समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है 3rd वाला, ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ऊर्जा के क्या लिखना, परंपरागत साधन लिखना है उदाहरण सहित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन है। उसके बाद भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों। ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है क्यों, ये बताना है। उसके बाद परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर आपको बताना, परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 6 था। ठीक है, उसके बाद बेटा याद रखना अगला चैप्टर जो आ रहा है आपका, ठीक है, अगला चैप्टर है आपका मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, मुद्रा और साख वाला याद रखना। ठीक है, मनी और क्रेडिट वाला बता रहा हूँ, इसमें भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों की व्याख्या कीजिए। क्या करना, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों की व्याख्या करना है। उसके बाद 2nd क्वेश्चन है आपका मुद्रा के वर्गीकरण की व्याख्या करना है, मुद्रा के वर्गीकरण की आपको व्याख्या करना। अगला है मुद्रा से क्या अभिप्राय है, मुद्रा के प्राचीन तथा आधुनिक रूपों में अंतर बताएं। ठीक है, मुद्रा से क्या अभिप्राय है, मुद्रा के प्राचीन तथा आधुनिक रूपों में अंतर बताइए। ठीक है, अगला है केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। ठीक है, उसके बाद विकास में ऋण की भूमिका की विश्लेषण कीजिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है संघवाद। याद रखना संघवाद मतलब फेडरलिज्म। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका याद रखना नगर परिषद
नगर पालिका के कार्य लिखिए, ठीक है, नगर परिषद और नगर पालिका के कार्य लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखना है। अगला ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए, ग्राम पंचायत के। अगला भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किस प्रकार से बंटवारा कर, वो बता रहा क्या क्या शक्तियों पावर्स में करा है। उसके बाद अगला आता है सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद एकात्मक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, याद रखना, परीक्षा बोध में। उसके बाद अगला है चैप्टर है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ठीक है, जिसका पहला क्वेश्चन है अभ्यारण्य किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका केंद्रीय वन आयोग क्या है, ठीक है। उसके बाद जैव संसाधनों के नाम लिखिए। उसके बाद वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। उसके बाद आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर बताइए। उसके बाद वनों से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर जो आता है आपका, याद रखना क्या है अगला चैप्टर, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। क्या है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। जिसमें कि पहला क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगला सेकंड है पंचांग और निरकुशवाद का अर्थ बताइए, ठीक है। पंचांग और निरकुशवाद का अपन को अर्थ बताना है। उसके बाद आता है चेप बुक और चेपमैन से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य, याद रखना, चेप बुक और चेपमैन से आप क्या तात्पर्य समझते हैं। उसके बाद प्लाटेन का अर्थ क्या होता है। उसके बाद आता है गाथा गीत से आप क्या समझते हैं। गाथा गीत को इंग्लिश में भी गाथा गीत ही बोला जाता है, गाथा सॉन्ग या गीत ही याद रखना, ठीक है। तो ये आएगा आपको याद रखना, मुद्रण और संस्कृति आधुनिक दुनिया से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है। इसके बाद इसी चैप्टर से और भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-2 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको 2 करने रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला 6 वाला है मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, याद रखना। मुद्रण संस्कृति तकनीकी जो होती है सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी। उसके बाद आता 7वां वाला जोहान्स गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या किया, है ना। जोहान्स गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या किया, ये लिखना है। उसके बाद मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखना है, ठीक है। मुद्रण संस्कृति जो होती है उसके 2 परिणाम कौन कौन से हैं। उसके बाद 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखना आपके बाद। उसके बाद 10वां क्वेश्चन इसी चैप्टर का पांडुलिपियाँ क्या थी, ठीक है। तो इससे याद रखना, इस चैप्टर सारे आपको छोटे छोटे सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, याद रखना, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ चैप्टर, जो इसमें आपको बता रहा हूँ जो कि किस चैप्टर से आपको क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद याद रखना, जो अब बता रहा हूँ याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। इसमें विनिर्माण उद्योग है, इसके आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना, याद रखना, इस चैप्टर के याद रखना, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना अच्छे से, कौन सा है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है, याद रखना, ठीक है। इस चैप्टर से भी आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना, याद रखना, ठीक है। एक बार रीड जरूर कर लेना, है ना, क्योंकि आया हुए इसमें से है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा द राइस, ठीक है, क्या है, द राइस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसके बाद आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, याद रखना, औद्योगिकरण का युग, ठीक है, क्या है, औद्योगिकरण का युग। उसके बाद आता है पावर शेयरिंग, मतलब सत्ता की साझेदारी, याद रखना, क्या है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा जेंडर, रिलीजन्स एंड कास्ट, जाति धर्म और लैंगिक मसले, जाति धर्म और लैंगिक मसले। उसके बाद आउटकम टू डेमोक्रेसी, याद रखना, आउटकम टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। तो बेटा याद रखना, इसमें याद रखना ये चैप्टर जो मैंने बताए याद रखना, इन चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। धन्यवाद।